हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नई क्लास के अंदर। आज हम सॉल्व करने वाले हैं एसआई भर्ती परीक्षा के लिए जो पहला प्रश्न पत्र है हिंदी का कलाम एकेडमी का, वो आज हम सॉल्व करने वाले हैं। और ये टेस्ट नंबर है आपके 7, यानी कि माइनर टेस्ट नंबर 7 है और हिंदी सब्जेक्ट का है। और माइनर टेस्ट नंबर 7 जो जिक के सब्जेक्ट का था वो हमने कल सॉल्व करवा दिया है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल पर जाना है, चैनल को करना है पहले सब्सक्राइब, और उसके बाद आपके सामने मिलेगी प्लेलिस्ट। उस पर क्लिक करते ही आपको नीचे लिखा मिल जाएगा एसआई टेस्ट सीरीज़ पेपर सॉल्यूशन। उसके अंदर आपको कलाम एकेडमी के 4-5 टेस्ट सॉल्व किए मिल जाएंगे और उत्कर्ष क्लासेस के भी 4-5 टेस्ट है वो सॉल्व किए हुए मिल जाएंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो पहले जाकर के वो क्लासें देख लो आप, ठीक है ना। और ये क्लास भी देखनी है और जाकर के वो क्लास भी देखनी है, ताकि आपके टेस्ट सीरीज़ के जो पेपर है वो एक अच्छे से सॉल्व हो जाएंगे और आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। और इसी के साथ मेरा टारगेट है कि एसआई भर्ती परीक्षा के लिए कम से कम 50 से 60 टेस्ट पेपर मैं आपको सॉल्व करवाने वाला हूं। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो क्लास को लाइक करना है और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करनी है, और सब्सक्राइब तो करना ही है भाई। अगर नए हो, सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सबसे पहले तो यही करो, आप सब्सक्राइब करो, ठीक है ना। और ये टेस्ट हुआ था आपके 1/2/2026 को। और अगर आपको इस पेपर की पीडीएफ चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएगी। इस क्लास के कमेंट बॉक्स के अंदर आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे रखा है, उस पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाना है। वहाँ पर आपको सारी क्लासों की पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है ना। तो चलो फिर शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। और अगर आप नए हो तो क्लास को सब्सक्राइब कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्लास को लाइक कर दीजिए और अपने जितने भी ग्रुप है व्हाट्सएप के अंदर सब में धड़ाधड़ शेयर कर दीजिए, ठीक है ना भाई। चलो शुरू करते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 आपको दे रखा है कि किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक है। तो सार्थक है मतलब सही अर्थ है वो बताइए आप इसमें। तो सबसे पहले आपको दे रखा है कि जिसने अपना ऋण पूरा चुका दिया हो। तो जिसने पूरा ऋण चुका दिया उसे कहते हैं उऋण, जो कि बिल्कुल एकदम सार्थक है भाई। तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। और जो ऋण लेता है उसे उत्मीर्ण नहीं होता है, जो ऋण लेता है उसे कहते हैं अधमरण। अधमरण मतलब ये होता है इसका मतलब, जो ऋण लेता है ना उसे कहते हैं अधमरण, और जो ऋण देता है उससे कहते हैं उत्तमरण। ये ध्यान रखना, दोनों दोनों इसमें क्रॉस हो गए थे। ऋण देता है वो तो हो गया उद्मरण, और जो ऋण देता है वो हो जाएगा आपके उत्तमरण, ठीक है ना। और दक्षिण तथा पश्चिम के बीच की जो दिशा होती है इसे वायव्य नहीं कहते, इसे कहते हैं नैऋत्य। नैऋत्य ये होती है आपके दक्षिण और पश्चिम के जो बीच की दिशा होती है, इसे नैऋत्य के नाम से जाना जाता है। तो इसमें सार्थक आपके एक ही है, जिसने अपना ऋण पूरा चुका दिया हो उसे कहते हैं उऋण। उऋण का मतलब जैसे कोई ऋण से उबर गया हो, यानी कि ऋण चुका के उससे ऊपर आ गया हो। तो इसके साथ ट्रिक का आप ध्यान रखनी है कि ऋण से ऊपर आ गया मतलब ऋण चुका दिया उसने। तो ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 2 नंबर आपको दे रखा है, किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक है। तो कौन से शब्द है वो सार्थक है इसके अंदर। तो इसमें आपका आ जाएगा कि प्रसूता को दिया जाने वाला जो भोजन है इसे अच्छवानी कहते हैं, ये बिल्कुल सही बात है। और जो बहुत गहरा हो उसे अथाह नहीं कहते हैं, उसे कहते हैं अगाध। जो बहुत गहरा होता है उसे कहते हैं अगाध। और जिसकी गहराई का पता न लग सके, तो जिसकी गहराई का पता ही ना लग सके यानी कि अथाह है, वो अनंत है। तो ये हो जाएगा आपके अथाह, ठीक है ना। जिसकी गहराई का पता ना हो उसे अथाह कहते हैं। और जो नीचे की ओर मुख किया हुआ हो, तो नीचे की ओर मुख है तो इसको हम कहते हैं अधोमुखी। क्या कहते हैं भाई, नीचे की ओर मुख है उसे हम अधोमुखी कहेंगे, और जो ऊपर की ओर है उसे हम कहेंगे ऊर्ध्वमुखी। तो ये सभी आपको ध्यान रखना है। और इसका आपके सार्थक हो जाएगा प्रसूता को दिया जाने वाला भोजन उसको अच्छवानी के नाम से जाना जाता है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 3 नंबर आपको दे रखा है, किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक है। तो किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक है। तो इसमें आ जाएगा वह जिसमें कुछ भी ज्ञान न हो। वह जिसमें कुछ भी ज्ञान न हो उसे कहते हैं अज्ञेय। अज्ञेय मतलब उसको कुछ ज्ञान ही नहीं है, तो उसे हम अज्ञेय के नाम से जानते हैं भाई। और इसका जो आपके रहेगा कि जिसे जाना न जा सके, तो जिसको जाना ही न जा सके उसे कहते हैं अज्ञेय। क्या कहते हैं, जिसको जाना ही ना जा सके इसे अज्ञेय कहते हैं। जिसकी पहले आशा नहीं की गई वह, तो जिसकी पहले आशा ही नहीं की गई उसे कहते हैं अप्रत्याशित। अप्रत्याशित, ठीक है ना, उसे अप्रत्याशित कहा जाता है। और जो ज्ञानेंद्रियों की पहुंच से बाहर हो उसे कहते हैं आपके
इंद्रियाजीत या फिर अतीन्द्रिय, इंद्रियाजीत या फिर अतीन्द्रिय। तो ये सभी आपके गलत है। इसमें आपके जो सार्थक शब्द रहेगा वो आ जाएगा आपके ऑप्शन नंबर 1, जिसमें कुछ भी ज्ञान न हो अज्ञ कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 4 नंबर आपको दे रखा है, किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक है। तो किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द है वो सार्थक है, तो इसमें आ जाएगा वह व्यक्ति जिसका ज्ञान अपने तक सीमित हो उसे कहते हैं कूपमंडूक। कूपमंडूक यानी कि होता है ना भाई, जिस कोई इंसान होता है जो बहुत ही सीमित ज्ञान होता है उसे हम कहते हैं कूपमंडूक। यानी कि जो कुएं का मेंढक होता है उसको ऐसा लगता है कि जो कुआं है ना इतना सा गोल गोल यही पूरी दुनिया है, यानी कि उसको इतना ही ज्ञान है, कुएं का ही ज्ञान है, लेकिन दुनिया उसको पता नहीं बाहर और बहुत बड़ी है। उसी प्रकार जिस व्यक्ति को थोड़ा सा ज्ञान होता है ना उसको लगता है कि बस पूरी दुनिया मैं जानता हूँ क्या है क्या नहीं है, लेकिन उसको ये नहीं पता है कि वो सिर्फ एक कुएं के बारे में ही जानता है। तो ये बिल्कुल आपके सही है, वह व्यक्ति जिसका ज्ञान अपने आप तक सीमित हो कूपमंडूक कहलाता है। और जंगल में लगने वाली आग इसे कहते हैं आपके दावानल, न कि बड़वानल। ठीक है ना भाई, जंगल में लगी आग हो उसे कहते हैं दावानल। और सीमा तक अनुचित उल्लंघन, तो सीमा का अनुचित उल्लंघन जो है इसे हम कहते हैं अतिक्रमण। अतिक्रमण होता है ना उसे कहते हैं सीमा का अनुचित उल्लंघन। और जिसको उपमा दी जा सके, तो उपमा दी जा सके उसे कहते हैं उपमेय। अनुपम नहीं, उपमेय। ठीक है ना, तो ये सभी आपके निसार्थक नहीं है। पहला दूसरा ऑप्शन जो है ये इसमें आपके सार्थक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 5 नंबर आपको दे रखा है, जिस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक है, जिस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक है इसमें आ जाएगा अपनी गलती स्वीकार करना, कायल। बिल्कुल सही बात है, जो अपनी गलती स्वीकार करता है उसको कायल कहते हैं, तो ये बिल्कुल सही बात है। और जिस भूमि में कुछ भी पैदा न हो उसे कहते हैं बंजर, उर्वर नहीं बंजर कहते हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलने वाला, स्थावर नहीं, स्थावर तो होता है कि एक स्थान पर रहने वाला, लेकिन एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलने वाले उसे कहते हैं घुमंतु। ठीक है ना। और फलों का गुच्छा इसे कहते हैं जोर, जिससे नहीं कहते हैं, इसको कहते हैं जोर। ये जो जोर होता है ना ये होता है, इसको कहते हैं फलों का गुच्छा। तो इसमें आपको जाएगा ऑप्शन नंबर 2, जो कि एकदम बिल्कुल सार्थक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 6 नंबर आपको दे रखा है, निम्न में परिभाषिक दृष्टि से असंगत युग्म है। तो परिभाषिक दृष्टि से असंगत युग्म कौन सा है वो आपको इसमें बताना है भाई। तो सबसे पहला आपको दे रखा है रियलाइजेशन। तो रियलाइजेशन का मतलब इसमें आपको दे रखा है पुनः संक्रियण, जो कि बिल्कुल सही बात है। तो असंगत युग्म दे पूछा है, तो रियलाइजेशन जो है पुनः संक्रियण नहीं होता भाई। इसमें आपका जाएगा रियलाइजेशन मतलब होता है कि वसूली या फिर एहसास करवाना। कहते हैं मुझे रियलाइज़ हो गया मेरी गलती थी और मुझे रियलाइज़ हो गया, यानी कि एहसास हो गया। तो पुनः संक्रियण ना होकर के इसका रहता है आपके वसूली या फिर एहसास। तो ये कथन हो गया आपके असंगत युग्म। फिर दे रखा आपको री एप्लीकेशन यानी कि पुनः आवेदन, री अपॉइंटमेंट पुनर्नियुक्ति, री अप्रोप्रिएशन यानी कि पुनर्नियोजन, पुनर्वियोजन। तो ये आपके सभी सही है, लेकिन पहला कथन जो है ये आपके इसमें रहेगा असंगत युग्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 7 नंबर आपको दे रखा है, निम्न में से पारिभाषिक दृष्टि से असंगत युग्म है। तो पारिभाषिक दृष्टि से जो असंगत युग्म है इसमें आ जाएगा आपके रिड्रेशनल। तो रिड्रेसल जो है इसका सुधारना नहीं होता भाई, इसका होता है आपके निवारण। क्या होता है भाई? निवारण। ऑप्शन नंबर 2 जो है ये आपके इसमें असंगत हो जाएगा। आगे रेडियम यानी कि छुड़ाना, रिक्राइंग यानी कि आवर्ती, रेड टैपिशन यानी कि इसमें हो जाएगा आपके लाल फीता सही, रेड टैपिशन यानी कि लाल फीता सही। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 8 नंबर आपको दे रखा है, निम्न में से पारिभाषिक दृष्टि से असंगत युग्म है। तो पारिभाषिक दृष्टि से असंगत युग्म इसमें रहेगा तो आ जाएगा आपके रिजिडाइल यानी ऑप्शन नंबर 3 है रेजिडाइल, जिसमें आपके रहेगा आवास दे रखा है जो कि इसमें आपके असंगत है भाई। रेसिडियल का मतलब होता है आपके शेष या फिर बाकी। ठीक है ना, बाकी सभी इसके अंदर आपके बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 9 नंबर आपको दे रखा है, निम्न में पारिभाषिक दृष्टि से असंगत युग्म है। तो असंगत युग्म इसमें आ जाएगा आपके रिपार्ट्रिएट जो है ऑप्शन नंबर 4, ये आपके इसमें असंगत है। इसका पुनर्अभिविन्यास न होकर के इसका होता है कि स्वदेश वापस करना
या फिर संप्रत्यावर्तित, ठीक है ना। रिपार्शिएट यानी कि हो जाएगा आपके स्वदेश वापस करना। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 है वो आपके असंगत युग्म रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 10 नंबर आपको दे रखा है, निम्न में से पारिभाषिक दृष्टि से असंगत युग्म है। तो इसमें आ जाएगा आपके ऑप्शन नंबर 3 स्वेजिंग, मतलब इसमें अपमार्जक दे रखा है, जबकि स्वेजिंग का मतलब आपके रहेगा अपमार्जक या फिर सफाई कर्मी, अपमार्जक या फिर सफाई कर्मी, ठीक है ना। तो ये आपके इसमें असंगत युग्म रहने वाला है भाई, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 11 नंबर आपको दे रखा है, निम्न में से पारिभाषिक शब्दावली की दृष्टि से संगत युग्म है। तो पारिभाषिक शब्दावली की दृष्टि से संगत युग्म पूछा है, तो इसमें रहेगा आपके रेमिडाइल। रेमिडाइल का मतलब सुधारात्मक, तो ये आपके बिल्कुल एकदम संगत है। बाकी इसमें रियलाइंस का हो जाएगा इसमें आपके भरोसा, रियलाइज यानी कि भरोसा होना, और रेशनल का हो जाएगा आपके युक्ति संगत या फिर विवेकपूर्ण, और रेशनली यानी कि इसका हो जाएगा आपके मूल आधार या फिर औचित्य, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 12 नंबर आपको दे रखा है, निम्न में से पारिभाषिक शब्दावली की दृष्टि से संगत युग्म है। तो पारिभाषिक शब्दावली की दृष्टि से संगत युग्म पूछा है, तो इसमें आ जाएगा आपके ऑप्शन नंबर 1 रिकम्पमेंट जो है इसका निर्मोचन दे रखा है, जो कि बिल्कुल सही है भाई। और इसका हो जाएगा आपकी प्रतिपूर्ति करना या अदा करना, इसका हो जाएगा आपकी यादृच्छिक रैंडम यानी कि यादृच्छिक या फिर अनियमित, और रिहैबिटेशन जो है इसका हो जाएगा पुनर्वास या फिर पुनः स्थापना या फिर सुधार, लेकिन सही आपके रहेगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 12 नंबर हो गया, 13 नंबर देखो, निम्न में से पारिभाषिक शब्दावली की दृष्टि से संगत युग्म है। तो पारिभाषिक शब्दावली की दृष्टि जो संगत युग्म है वो इसमें आपके कौन सा रहता है, इसमें आ जाएगा आपके सोविनियर। सोविनियर जो है इसका हो जाएगा स्मारिका, तो ये आपके बिल्कुल सही बात है। बाकी इसका हो जाएगा आपके आशुलिपि न कि हस्ताक्षर, आशुलिपि रहेगा इसका। और सिक्योरिटी जो है इसका हो जाएगा जांच करना या फिर कह सकते हैं समीक्षा या फिर छानबीन करना। और सिग्निफिकेंट का हो जाएगा आपके महत्वपूर्ण या फिर सार्थक। तो ऑप्शन नंबर 2 इसमें आपके संगत है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 14 नंबर आपको दे रखा है, निम्न में से पारिभाषिक शब्दावली की दृष्टि से पारिभाषिक शब्दावली दृष्टि से संगत युग्म है। तो संगत युग्म पूछा, इसमें आ जाएगा आपके ऑप्शन नंबर 2 सिमुलटेनियस जो है इसका होता है साथ साथ, जो कि आपके बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन नंबर 2 जो है वो इसमें आपके संगत रहेगा, ठीक है ना। जबकि इसमें जो आपके सेटबैक दे रखा है, सेटबैक का मतलब होता है गतिरोध करना या फिर रुकावट करना, और इसका हो जाएगा आपके तोड़ना या फिर पृथक्करण करना, और इसका हो जाएगा आपके स्वतः पूर्ण, सेल्फ कंटेंट का मतलब हो जाएगा आपके स्वतः ही पूर्ण। तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 आपके संगत है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 15 नंबर आपको दे रखा है, निम्न में से पारिभाषिक शब्दावली की दृष्टि से संगत युग्म है। तो पारिभाषिक शब्दावली की दृष्टि से जो संगत युग्म है वो आ जाएगा आपके इसमें स्टेटस क्यूबो जो है यानी कि यथास्थिति, ये आपके बिल्कुल संगत है। बाकी स्टैटिक का हो जाएगा स्तर या प्रतिस्तर नहीं स्तर रहेगा भाई। और स्टैच्यू का हो जाएगा आपके कानून या फिर संविधि, और स्टैच्यूरी का हो जाएगा आपके संविधिक, कानूनी या वैधानिक, ठीक है ना। जबकि संगत इसमें ऑप्शन नंबर 2 है अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 16 नंबर आपको दे रखा है, निम्न में से सफरेज का हिंदी पारिभाषिक रूप है। तो सफरेज का जो हिंदी पारिभाषिक रूप रहता है वो रहता है आपके मताधिकार। कौन सा हो जाएगा भाई, मताधिकार, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 17 नंबर आपको दे रखा है, निम्न में से स्टैंडिंग कमेटी का सही हिंदी पारिभाषिक रूप है। तो स्टैंडिंग कमेटी का मतलब होता है कि स्थायी समिति, क्या रहेगा भाई, स्थायी समिति यानी कि स्टैंडिंग कमेटी। तो ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 18 नंबर आपको दे रखा है कि निम्न में से सेकेंडर का सही पारिभाषिक शब्द या पारिभाषिक रूप है। तो सेकेंडर का जो पारिभाषिक रूप रहेगा वो आ जाएगा आपके इसमें अनुमोदन, यानी कि ऑप्शन नंबर 4, ठीक है ना। नेक्स्ट दे रखा आपको 19 नंबर कि निम्न में से रिफ्यूजी का हिंदी पारिभाषिक रूप है। तो रिफ्यूजी का मतलब रहता है शरणार्थी। ये तो अभी हाल ही में बहुत चल रहा है न्यूज़ के अंदर भाई कि बांग्लादेशी जो रिफ्यूजी है वो अपने पश्चिम बंगाल में बैठ गए, कोई बोल रहे उड़ीसा में आ गए,
तो मतलब वो शरणार्थी होते हैं, रिफ्यूजी यानी कि शरणार्थी। तो ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 20 नंबर आपको दे रखा है। रिजर्वेशन जो है इसका रहेगा आपके पुनर्नवीनीकरण। रिजर्वेशन जो है इसका मतलब हो जाएगा आपके पुनर्नवीकरणीय। तो इसका रहेगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है ना भाई। 21 नंबर क्वेश्चन आपको दे रखा है, निम्न में से रिकॉर्ड का सही हिंदी पारिभाषिक रूप नहीं है। तो रिकॉर्ड का एक तो होता है अभिलेख, या कह सकते हैं कीर्तिमान, या फिर अभिलिखित करना भी हो सकता है, लेकिन कौन सा नहीं है तो वो रहेगा आपके पुनर्निर्माण। पुनर्निर्माण रिकॉर्ड का कोई इसमें पारिभाषिक रूप नहीं रहता है भाई। तो ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपको 22 नंबर कि रीमिशन। तो रीमिशन का हिंदी पारिभाषिक रूप नहीं है। तो रीमिशन का कौन सा है वो हिंदी पारिभाषिक रूप नहीं है, तो वो आ जाएगा आपके तो परिहार इसमें रहता है। रीमिशन का कमी भी होता है, छूट भी होता है, लेकिन अर्पण जो है ये इसका पारिभाषिक रूप नहीं है भाई। तो ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कौन सा नहीं है, तो ये आपके अर्पण नहीं है अभी। ठीक है ना। नेक्स्ट आपको 23 नंबर दे रखा है, निम्न में से रिस्पॉन्स का सही हिंदी पारिभाषिक रूप है। तो इसमें आपके रहेगा प्रत्यानयन। सही रूप नहीं है तो प्रत्यानयन रहेगा, और इसका अर्थ होता है जैसे अनुक्रिया हो गया, प्रतिक्रिया हो गया, प्रत्युत्तर हो गया, यानी कि कोई जैसे ना भाई एक्शन रिएक्शन, तो वही वाला है कि क्रिया हुई है तो अनुक्रिया होगी, प्रतिक्रिया होगी, या फिर प्रत्युत्तर देना किसी को, तो वो होता है आपके रेस्पॉन्स। जबकि प्रत्यानयन इसका नहीं रहता। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 24 नंबर आपको दे रखा है, निम्न में से सेपरेशन का सही हिंदी पारिभाषिक रूप नहीं है। तो कौन सा नहीं है, तो इसमें आपके रहेगा सेपरेशन, यानी कि कैसे विलगन कह सकते हैं, वियोजन कह सकते हैं, विभाजन कह सकते हैं, लेकिन नियोजन जो है इसका सेपरेशन का मतलब नहीं होता। तो ये हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर 3। तो भाई चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा आपके 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 25 नंबर आपको दे रखा है, निम्न में से स्टैच्यूरी का हिंदी पारिभाषिक रूप नहीं है। तो इसमें कौन सा अर्थ नहीं रहता है, तो वो आ जाएगा आपके न्यायिक। जबकि सांविधिक होता है, कानूनी होता है, वैधानिक होता है, जबकि न्यायिक जो है वो इसका अर्थ नहीं रहेगा भाई। तो ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 26 नंबर आपको दे रखा है, निम्न में से पारिभाषिक दृष्टि से असंगत युग्म है। तो इसमें जो आपको दे रखा है सॉलिडेरिटी, इसका दे रखा निरपेक्षता, ये आपके इसमें असंगत है, क्योंकि सॉलिडेरिटी का मतलब होता है एकजुटता, यानी कि एकट होना या फिर एकजुटता होना। तो ये इसमें रहेगा आपके असंगत युग्म। बाकी सभी आपके इसका हो जाएगा सत्यनिष्ठता, इसका हो जाएगा ऋण चुकाने की क्षमता, और इसका हो जाएगा आपके एकांत। ये सभी सही है, लेकिन दूसरा ऑप्शन जो है वो आपके संगत नहीं है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 27 नंबर आपको दे रखा है, निम्न में से पारिभाषिक दृष्टि से असंगत युग्म है। तो पारिभाषिक दृष्टि से जो असंगत युग्म है इसमें आ जाएगा आपके सप्लीमेंट्री। तो सप्लीमेंट्री मतलब सत्यपूरक नहीं होता है। सप्लीमेंट्री का मतलब होता है कि अनुपूरक। ठीक है ना। तो इसका होता है अनुपूरक, न कि सत्यपूरक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 28 नंबर आपको दे रखा है, निम्न में से पारिभाषिक दृष्टि से असंगत युग्म है। तो पारिभाषिक दृष्टि से जो असंगत युग्म है वो आ जाएगा आपके सबवेंशन, यानी कि इसमें अभी धारणा दे रखा है जो कि आपके असंगत है भाई। क्योंकि सबवेंशन का मतलब होता है सहसहारिका, सहसाहिका। जो सहसाहिका होता है ना, ये इसका अर्थ रहता है, न कि अभिभारण, साहिकी, सहसाहिकी। तो ऑप्शन नंबर 3 का हो जाएगा आपके इसमें असंगत युग्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 29 नंबर आपको दे रखा है, निम्न में से पारिभाषिक दृष्टि से असंगत युग्म है। तो पारिभाषिक दृष्टि से जो असंगत युग्म है वो आ जाएगा आपके स्टुपुलेशन, जो है इसका दे रखा स्तरण। जबकि इसका स्तरण नहीं होता, इसका होता है अनुबंध। क्या होता है भाई, इसका हो जाएगा आपके अनुबंध, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। बाकी सभी सही है, लेकिन 3 नंबर ऑप्शन इसमें आपके असंगत रहेगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 30 नंबर आपको दे रखा है, निम्न में से पारिभाषिक दृष्टि से असंगत युग्म है। तो पारिभाषिक दृष्टि से जो असंगत युग्म है इसमें आ जाएगा आपके साइलेंट, यानी कि सन्नाटा दे रखा है। जबकि इसमें सैलिएंट का मतलब होता है आपके प्रमुख या फिर मुख्य, न कि सन्नाटा।
तो ये हो जाएगा आपके इसमें असंगत युग्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 31 नंबर आपको दे रखा है, किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक है। तो किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक है, तो इसमें आ जाएगा आपके कोई काम करने की इच्छा। तो कोई काम करने की जो इच्छा होती है ना, इससे कहते हैं चिकित्सा। क्या कहते हैं भाई, कोई काम करने की अगर आपकी इच्छा है तो उसे हम कहेंगे चिकित्सा। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है ये बिल्कुल सार्थक है। और ज्ञान के आधार पर अज्ञात का ज्ञान, मतलब ज्ञान के आधार पर अज्ञात का ज्ञान होना, इसका मतलब अनुभूत नहीं, इसका मतलब होता अनुमान। जो अनुमान होता है ना, वो होता है हमें ज्ञान के आधार पर अज्ञात का ज्ञान। यानी कि जब हम एग्जाम में तुक्का लगाते हैं ना भाई, वो इसी अनुमान पे डिपेंड होता है। वो तो वही होता है भाई, हमें कुछ तो ज्ञान है उसके बारे में, लेकिन जो एग्जैक्ट क्वेश्चन आ रखा है ना, उससे हम अज्ञात हैं। तो उस पहले वाले ज्ञान को सारे को इकट्ठा करके हमें ऐसा तुक्का लगाते हैं कि वो कई बार तो वो सही हो जाता है और कई बार वो है वो माइनस करवा जाता है। तो इसमें आपके रहेगा अनुमान। ठीक है ना। जिस ग्रंथ का अनुवाद हो चुका हो, तो इसको पठित नहीं, जिसका ग्रंथ का अनुवाद हो चुका है उसे हम कहते हैं अनुदित। क्या हो जाएगा भाई, अनुदित रहेगा। और सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने की इच्छा, इसे कहते हैं ऐषणा। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 आपके सार्थक है, बाकी सभी आपके असंगत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 32 नंबर आपको दे रखा है, किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है। तो किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द है वो सार्थक नहीं है, तो इसमें आ जाएगा आपकी मारने की जो इच्छा है ना, इसे जिज्ञासु नहीं कहते हैं, इसे जिज्ञासा कहते हैं। क्या कहते हैं, मारने की इच्छा। यानी कि अगर आपकी किसी को मारने की इच्छा हो रही है कि मुझे इसको मारना है, तो उसे आप कहेंगे जिज्ञासा। क्या कहेंगे भाई, जिज्ञासा कहेंगे। तो ऐसी गलत इच्छाएं नहीं रखनी है, अपनी इच्छा होनी चाहिए कि बस इस बार जो ऐसे की भर्ती है ना, इसको बस फोड़ना है, बस कैसे भी करके सिलेक्शन लेना, ये आपकी इच्छा होनी चाहिए। तो ये मारने की इच्छा होती है, इसे कहते हैं जिज्ञासा। बाकी जीतने की इच्छा होती है, उसे कहते हैं जिगीसा। भोजन करने की इच्छा होती है, इसे कहते हैं आपके जिगत्सा। और ग्रहण करने की जो इच्छा होती है, इसे कहते हैं जिगृक्षा। तो यह आपके ऑप्शन नंबर 3 इसमें सार्थक नहीं था, तो इसका अर्थ होता है आपके जिज्ञासा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 33 नंबर आपको दे रखा है। 33 नंबर आपको दे रखा, किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है। तो किस वाक्यांश के लिए जो प्रयुक्त शब्द है वो सार्थक नहीं है, तो हो जाएगा आपके जो पुरुषत्वहीन हो उसे कातर नहीं कहते हैं, उसे कहते हैं कलियुग। क्या कहते हैं भाई, उसे कलियुग कहते हैं। जो पुरुषत्वहीन होता है ना, उसे कहते हैं कलियुग। जबकि निंद्रा को जीत लेने वाला गुड़ाकेश, जो इंद्रियों के ज्ञान के बाहर है गोतित, जो आकाश में विचरण करे खेचर, जबकि आप पुरुषत्वहीन हो तो उसे कहते हैं कलियुग। तो ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 34 नंबर आपको दे रखा, किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है। तो किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है, तो कुल का नाश करने वाला कुल मार्गी, तो कुल मार्गी नहीं होकर के कुलंकार होता है भाई। क्या होता है, कुल का नाश करने वाला कुलंगार। ऑप्शन नंबर 1 है जो आपके सार्थक नहीं है, बाकी सभी आपके इसमें सत्य है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 35 नंबर आपको दे रखा है, किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है। तो किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है, तो इसमें आ जाएगा जिसको प्रश्न करना कठिन हो आशुतोष। तो जिसको प्रश्न करना कठिन हो उसे कहते हैं दुराध्य, न कि आशुतोष। इसका मतलब होता है आपके दुराराध्य। ठीक है ना, दुर प्लस आद्य जो है इसे दुराध्य कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है ये आपके सार्थक नहीं है। और आशुतोष का मतलब होता है कि जो शीघ्र प्रश्न हो जाता है ना, उसे कहते हैं आशुतोष। तो शीघ्र प्रश्न होने वाला आशुतोष, और जिसको प्रश्न करना कठिन हो उसे कहते हैं दुराराध्य। तो ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 36 नंबर आपको दे रखा है, निम्न में से पारिभाषिक शब्दावली की दृष्टि से संगत युग्म है। तो पारिभाषिक शब्दावली की दृष्टि से जो संगत युग्म है, इसमें आ जाएगा आपके सिक्योरिटी। तो सिक्योरिटी का रहता है आपके प्रतिभूति, तो ये बिल्कुल सही है। और पहला दे रखा है साइन लाइन, तो इसका अपरिहार्य या शर्त न होकर के इसका रहता है साइन डाई है। ठीक है ना, साइन डाई का रहता है अनिश्चित काल के लिए। और साइन क्यूए नॉन, तो इसका हो जाएगा अपरिहार्य शर्त। और सेनेट का इसका रहेगा आपके सेनेट यानी कि विद्वत परिषद आएगा, संगोष्ठी नहीं होगा।
तो इसमें आपके ऑप्शन नंबर 3 जो है ये बिल्कुल सार्थक या संगत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 37 नंबर आपको दे रखा है, निम्न में से पारिभाषिक शब्दावली की दृष्टि से संगत युग्म है। तो पारिभाषिक शब्दावली की दृष्टि से संगत युग्म कौन सा है? तो रिमिटेंस जो है, रेमिटेंस, इसका रहता है आपके प्रेषण धन, जो कि बिल्कुल सही है। और इसका हो जाएगा आपके परिस्थिति या पाने वाला, और इसका हो जाएगा आपके कि प्रेषक और या भेजने वाला, और इसका रहेगा आपके पारिश्रमिक या मेहनताना, ठीक है ना। और इसका रहेगा आपके प्रेषण धन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 38 नंबर आपको दे रखा है, निम्न में से पारिभाषिक शब्दावली की दृष्टि से संगत युग्म कौन सा है? तो संगत युग्म का आपको चयन करना है, तो रहेगा आपके रॉयल्टी, इसका रहेगा स्वामित्व, जो कि बिल्कुल सही बात है। और बाकी इसका रह जाएगा आपके पुनर्विचारण, और इसका हो जाएगा आपके भूतलक्षी, इसका हो जाएगा आपके पंजी, नामावली या फिर लपेटना। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है ये बिल्कुल संगत युग्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 39 नंबर आपको दे रखा है, निम्न में से पारिभाषिक शब्दावली की दृष्टि से संगत युग्म है। तो पारिभाषिक शब्दावली की दृष्टि से जो संगत युग्म है, इसमें आ जाएगा आपको ऑप्शन नंबर 4। रेस्टिकेशन जो है इसका रहेगा आपके निष्कासन हो जाएगा बिल्कुल, जो कि आपके संगत रहने वाला है। बाकी इसका रोटेशन का हो जाएगा आपके कर्मावर्तन, न कि परिक्रमण, कर्मावर्तन। और रिवॉल्यूशन इसका हो जाएगा आपके परिक्रमण क्रांति। और रीओरिएंटेशन इसका रहेगा आपके पुनर्अभिविन्यास। तो ये इसमें आपके संगत रहेगा, तो ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 40 नंबर आपको दे रखा है, निम्न में से पारिभाषिक शब्दावली की दृष्टि से संगत युग्म कौन सा है? तो संगत युग्म का आपको बताना है, तो इसमें रहेगा आपके रिवाइज का, यानी कि पुनरीक्षित करना। रिवाइज क्या हो जाएगा भाई? पुनरीक्षित करना। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही रहेगा। बाकी इसका आंसर जो है, इसका मतलब हो जाता है आपके प्रत्यावर्तन, इसका रिज्यूम का मतलब हो जाएगा आपके सारवृत्त या फिर पुनः आरंभ करना, या रिस्टोरेशन का मतलब हो जाएगा आपके पुनः स्थापना या फिर जीर्णोद्धार करना। बाकी इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 41 नंबर आपको दे रखा है, किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है? तो सार्थक नहीं है, तो इसमें आ जाएगा जिसने हमला किया हो, तो आक्रांता। तो जिसने हमला किया हो उसे आक्रांता नहीं कहते, उसे कहते हैं आपके आक्रांता। जिसने हमला किया हो या जिसने हमला किया उसे आक्रांता कहते हैं, आक्रांत नहीं कहते, आक्रांता कहते हैं। मतलब ता के अंदर आ की मात्रा रहेगी भाई, आक्रांता। जिसने हमला किया हो उसे कहते हैं आक्रांता। तो यह हो जाएगा आपके सार्थक नहीं है। बाकी साधारण नियम के विरुद्ध बात, तो अपवाद। पर्वत के नीचे की जो तलहटी होती है इसे कहते हैं उपत्यगा, और तिनकों से बना घर इसे कहते हैं उटप, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 42 नंबर आपको दे रखा है, किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है? तो सार्थक नहीं है, इसमें आ जाएगा तैरकर पार करने की जो इच्छा होती है इसे तितीर्षु कहते हैं, जो कि आपके गलत है। इसका मतलब हो जाएगा आपके तितीर्षा, सॉरी, इसमें ये रहेगा आपकी ती और तिरसा। जो तैरकर पार करने की इच्छा होती है इसे तितीर्षा कहते हैं। बाकी ये हो जाएगा आपके सार्थक नहीं है, बाकी सभी इसमें सही है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 43 नंबर आपको दे रखा है, अगोचर शब्द के लिए उचित वाक्यांश होगा। तो अगोचर शब्द के लिए जो उचित वाक्यांश रहने वाला है वो आ जाएगा आपके जिसका अनुभव इंद्रियों को न हो, जिसका अनुभव इंद्रियों को न हो, इसका हो जाएगा आपके अगोचर, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 44 नंबर आपको दे रखा है, मन के भावों को छुपाना। तो मन के भावों को छुपाना वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द इसमें रहेगा आपके अवहिता। अवहिता जो है इसमें होता है कि मन के भावों को छुपाना, तो ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 45 नंबर आपको दे रखा है, जिस पर अभियोग लगाया गया हो, जिस पर अभियोग लगाया गया हो वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है। तो अभियोग लगा हुआ हो उसे हम कहते हैं अभियुक्त। क्या कहते हैं अभी? अभियुक्त कहते हैं जिस पर अभियोग लगाया गया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 46 नंबर आपको दे रखा है, जो केंद्र से हटकर दूर जाता है, जो केंद्र से हटकर दूर जाता है
इसे हम क्या कहते हैं, केंद्रा अपसारी, केंद्रा अपसारी, ठीक है ना। क्योंकि अपसारी का मतलब ही क्या होता है भाई, अपसारी का मतलब होता है दूर जाना, तो इसमें केंद्र अपसारी मतलब केंद्र से दूर जाना, तो केंद्र से हटकर दूर जाना, तो इसमें हो जाएगा आपके केंद्र अपसारी। तो ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 47 नंबर आपको दे रखा है, जो काल को जीत ले, जो काल को भी जीत लेता है उसे कहते हैं कालजयी। क्या कहते हैं भाई, उसको कालजयी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 48 नंबर आपको दे रखा है, निम्न में से जिस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द असंगत है, तो इसमें आएगा स्वयं अपनी हत्या करने वाला, तो स्वयं हत्या करता है उसे कहते हैं आत्महत्या, तो यह आपके असंगत, क्योंकि स्वयं की हत्या करने वाला नहीं, स्वयं की हत्या करने वाले को कहते हैं आत्म हत्यारा या फिर आत्महंता, ठीक है। स्वयं अपनी हत्या करने वाला जो है उसे कहते हैं आत्महत्यारा या फिर आत्महंता। और तो इसमें ये हो जाएगा आपके असंगत, जो निष्फल न हो तो उसको अमोघ कहते हैं, जो बिगड़ा हुआ न हो उसे अविकृत कहते हैं, जिसका अपमान न हुआ हो उसे अनादूत कहते हैं। तो इसमें असंगत रहेगा ऑप्शन नंबर 3, स्वयं अपनी हत्या करने वाला, तो आत्महंता या फिर आत्महत्यारा, न कि आत्महत्या, ठीक है ना भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 49 नंबर आपको दे रखा है, अनिश्चित जीविका वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है, यानी कि अनिश्चित जीविका जो वाक्यांश है इसके लिए सार्थक शब्द कौन सा होगा, तो इसमें आ जाएगा आपके, तो इसमें रहेगा आपके आकाशवर्ती, यानी कि अनिश्चित जीविका मतलब आकाशवर्ती, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 50 नंबर आपको दे रखा है, आदि से अंत तक वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है, तो आदि से अंत तक, तो आदि से अंत यानी कि हो जाएगा आपके आद्यापांत या फिर आद्योपांत, तो इसका रहेगा ऑप्शन नंबर 2, आदि से अंत तो आद्योपांत या फिर आद्योपांत। तो देखो 50 क्वेश्चन हो गए हैं, तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जाकर के सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है ना। तो 51 नंबर क्वेश्चन आपको दे रखा है कि सूची नंबर कि सूची 1 व सूची 2 को सुमेलित कीजिए। सूची 1 में आपको दे रखे हैं वाक्य, सूची 2 में दे रखे हैं आपके कारक, और आपको सुमेलित करके इसमें बताना है भाई। तो सबसे पहले आपको दे रखा है कि सरकार ने किसानों को मुआवजा दिया, तो सरकार ने किसानों को मुआवजा दिया है, तो कुछ देने की बात आ रही है, इसका मतलब कौन सा होगा, संप्रदान कारक। भाई संप्रदान कारक की परिभाषा क्या रहती है, कुछ प्रदान किया जा रहा है, तो इसमें आपके किसानों को दिया है, तो किसानों के अंदर रहेगा आपके संप्रदान कारक, सरकार में हो जाएगा कर्ता कारक, किसानों में रहेगा संप्रदान कारक, मुआवजे में रहेगा आपके कर्म कारक, ठीक है। लेकिन इसका आंसर रहेगा आपके 2 संप्रदान कारक। वे अभी तक उज्जैन से नहीं लौटा, तो उज्जैन से नहीं लौटा है, इसका मतलब क्या है, अपादान से, तो उज्जैन से अलग अलग होने के जो अर्थ में कारक आता है उसे कहते हैं आपके अपादान कारक, तो इसमें रहेगा आपके ऑप्शन नंबर, इसका आ जाएगा 4 नंबर। और वह में तो आपको पता है ये सर्वनाम है और ये कर्ता कारक भी है इसके अंदर, ठीक है ना। और तीसरा दे रखा है, माँ बच्चे को दूध पिलाती है, तो माँ बच्चे को दूध पिलाती है, तो माँ के अंदर थे आपके कर्ता कारक, बच्चा है इसमें आपके कर्म कारक, और दूध जो है ये भी है आपके कर्म कारक, तो इसमें रहेगा ऑप्शन नंबर 1 कर्म कारक। फिर दे रखा बंदर पेड़ पर बैठा है, तो पेड़ पर बैठा यानी कि उसका जो आधार है वो पेड़ है, तो आधार के अगर उपलक्ष्य में देखा जाए तो उसमें आपके अधिकरण कारक होता है भाई, जैसे हम कहते हैं ना कि टेबल पर किताब पढ़ी है या कुर्सी पर बैठा हूँ, तो पर या से, तो ये इसमें रहता है आपके अधिकरण कारक, तो इसमें आ जाएगा 3 नंबर, तो इसका रहेगा 2 4 1 3, तो 2 4 1 3, तो इसमें देखो कौन से कोट में 2 4 1 3 है, तो 2 4 1 3 2 4 1 3 इसमें किसी भी ऑप्शन के अंदर नहीं है, तो ये आपके ऑप्शन ही गलत है भाई, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है 2 4 1 3 आएगा, कि पहले के अंदर आ जाएगा आपके संप्रदान कारक, दूसरे में रहेगा आपके अपादान कारक, तीसरे में आ जाएगा आपके माँ बच्चे को दूध पिलाते कर्म कारक, और बंदर पेड़ पर बैठा है तो अधिकरण कारक। तो ये आपको वाक्य और कारक ध्यान रखना है, बाकी कोट इसमें आपके सम्मिलित नहीं हो रहे हैं, तो वो आपके इसमें कोट में कोई गलती है भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 52 नंबर आपको दे रखा है, 52 दे रखा, पेड़ से पत्ता गिरा, तो वाक्य में रेखांकित पद है, तो पत्ते के नीचे रेखा खींची हुई है, और आपको पूछा है कि रेखांकित पद में कौन सा कारक है, तो पेड़ से पत्ता गिरा है भाई, तो पेड़ से तो है, पेड़ में तो है आपके अपादान कारक, क्योंकि पेड़ से अलग हुआ है, लेकिन पत्ता गिरा है, क्यों क्या गिरा है, पत्ता,
तो इसमें आ जाएगा कर्ता कारक। गिरने की क्रिया जो है पत्ते के द्वारा की जा रही है, तो इसमें जो आपके कर्ता कारक है वो रहेगा पत्ते के अंदर। तो ऑप्शन नंबर 4, ठीक है ना। पेड़ से पत्ता गिरा तो पेड़ में हो गया अभी आपके अपादान कारक और पत्ते में हो गया आपके कर्ता कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 53 नंबर आपको दे रखा है। निम्नलिखित में से किस कर्म में संप्रदान कारक है? तो किस कर्म में संप्रदान कारक है? तो इसमें आपके रहेगा गुरु जी को प्रणाम। तो गुरु जी को जो प्रणाम है इसमें आपके संप्रदान कारक रहता है भाई, क्योंकि संप्रदान कारक आपके ये भी ध्यान रखना कि आदर सूचक के अंदर अगर कोई शब्द आ रहा है तो उसमें आपके संप्रदान कारक रहता है भाई, ठीक है ना। तो इसमें गुरु जी को प्रणाम में संप्रदान कारक रहेगा। और बच्चा सांप से डर गया, तो किस कर्म में संप्रदान कारक है? तो पहले में ही आपके संप्रदान कारक रहेगा। और बच्चा सांप से डर गया तो इसमें आपके बच्चे में रहेगा कर्ता कारक, और सांप से तो इसमें हो गया अपादान कारक। राधा को गंदगी से बहुत घृणा है, तो इसमें आपके जो घृणा के भाव में है इसमें रहेगा आपके अपादान कारक। तो घृणा किससे है? तो गंदगी से घृणा, ठीक है। यह जल पूजा के निमित्त है, तो यह जल जो है वो पूजा के निमित्त है। तो के लिए, के वास्ते या के खातिर, के निमित्त आगे आदि अगर कारक चिन्ह आते हैं ना तो वहाँ पर हमेशा ध्यान रखना संप्रदान कारक में होता है। तो इसमें भी आपके संप्रदान कारक, इसमें भी आपके संप्रदान कारक, तो ये दोनों ही ध्यान रखना। इसमें भी आपके त्रुटि रहेगी भाई। तो किस कर्म में संप्रदान कारक है? दोनों ही कर्म के अंदर संप्रदान कारक है भाई, 1 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 54 नंबर आपको दे रखा है। निम्न में से असंगत कथन है, तो असंगत कथन कौन सा है? तो इसमें आ जाएगा जो असंगत कथन होगा आपके कि वाक्य में जिस साधन या माध्यम से क्रिया का संपादन होता है उसे अधिकरण कहा जाता है। तो ये कथन आपके इसमें गलत है, क्योंकि वाक्य में जिस साधन या माध्यम से क्रिया का संपादन होता है ना उसे करण कारक कहते हैं, न कि अधिकरण। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है ये आपके इसमें रहेगा त्रुटिपूर्ण क्या हो या फिर असंगत क्या हो, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 55 नंबर आपको दे रखा है। किस वाक्य में संप्रदान कारक का परसर्ग यानी कि विभक्ति चिन्ह प्रयुक्त हुआ है? तो किस वाक्य के अंदर संप्रदान कारक का परसर्ग या विभक्ति चिन्ह प्रयुक्त हुआ है? तो इसमें आ जाएगा आपके मालिक ने धन सेवक को धन दिया। मालिक ने सेवक को धन दिया, तो इसमें आपके ये आपके सही रहने वाला है भाई, क्योंकि इसमें क्रिया देने की बात हो रही है। तो वाक्य में क्रिया देना यानी कि दान दक्षिणा हो गया या निस्वार्थ भाव से कोई चीज़ दी जा रही है, तो इसमें आपके को कारक विभक्ति प्रयुक्त होती है। इसमें कर्म कारक न होकर के संप्रदान कारक होगा भाई, ठीक है। जैसे हम पढ़ते हैं ना कि कर्ता ने कर्म को, तो इसमें अगर को आ रहा है तो हम ऐसा करेंगे कर्म कारक करेंगे फिर तो, लेकिन को आ रहा है और कुछ देने की बात हो रही है, जैसे दान दक्षिणा है, निस्वार्थ भाव से कोई चीज़ दी जा रही है, उसके साथ अगर को विभक्ति आ रही है ना तो वहाँ पर कर्म कारक न करके संप्रदान कारक किया जाता है। ये थोड़ा ध्यान रखना, ये अपवाद है एक। तो इसमें आपके सेवक को, तो सेवक के अंदर है आपके संप्रदान कारक, ठीक है ना। तो इसमें आपके सेवक को धन दिया जा रहा है तो प्रयुक्त शब्द में संप्रदान कारक रहेगा भाई, तो ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 56 नंबर क्वेश्चन आपको दे रखा है। किस वाक्य में अपादान कारक परसर्ग यानी कि विभक्ति चिन्ह प्रयुक्त नहीं है? तो कौन से वाक्य के अंदर अपादान कारक की विभक्ति चिन्ह है प्रयुक्त नहीं हो रखी है? तो इसमें आपका आ जाएगा मैं आपको आँखों देखी सड़क दुर्घटना का हाल सुना रहा हूँ। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है ये आपके अपादान इसमें प्रयुक्त नहीं हुआ है, क्योंकि मैं आपको आँखों देखी सड़क दुर्घटना का हाल सुना रहा हूँ वाक्य में आँखों से शब्द में कर्ण कारक का प्रयोग होता है भाई, ठीक है। तो इसमें आँखों से या आँखों देखी जो है इसमें कर्ण कारक रहेगा न कि आपके अपादान कारक। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो इसका आपके बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 57 नंबर आपको दे रखा है। किस वाक्य में संप्रदान कारक परसर्ग विभक्ति चिन्ह प्रयुक्त नहीं हुआ है? तो संप्रदान कारक का विभक्ति चिन्ह प्रयुक्त नहीं हुआ है, तो इसमें आ जाएगा आपके मैं पत्र द्वारा सूचित कर रहा हूँ। मैं पत्र के द्वारा सूचित कर रहा हूँ, तो इसके अंदर आपके संप्रदान कारक नहीं रहता है, बाकी सभी के अंदर संप्रदान कारक रहता है भाई, ठीक है। तो मैं पत्र द्वारा सूचित कर दूंगा वाक्य में पत्र शब्द में कर्ण कारक होगा, कौन सा होगा? तो पत्र के द्वारा, तो इसमें आपके कर्ण कारक रहेगा भाई, तो ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 58 नंबर आपको दे रखा, किस वाक्य में अधिकरण कारक
परसर्ग प्रयुक्त नहीं हुआ है। तो अधिकरण कारक का विभक्ति चिन्ह या परसर्ग प्रयुक्त नहीं हुआ है तो वो आ जाएगा आपके राम श्याम से ईर्ष्या करता है। तो राम श्याम से ईर्ष्या करता है तो ईर्ष्या के भाव में आपके अपादान कारक रहता है भाई। तो ये भी आपको ध्यान रखना, ईर्ष्या के भाव में अपादान कारक का प्रयोग होता है, ठीक है ना। तो इसमें आपके कारक जो अधिकरण कारक है वो प्रयुक्त नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 59 नंबर आपको दे रखा है। किस वाक्य में करण कारक परसर्ग प्रयुक्त नहीं हुआ है? तो करण कारक का परसर्ग यानी कि विभक्ति चिन्ह प्रयुक्त नहीं हुआ है तो वो इसमें आपके रहेगा छात्र शिक्षक से पढ़ रहे हैं। तो छात्र किससे पढ़ रहे हैं? तो छात्र शिक्षक से पढ़ रहे हैं, इसके अंदर आपके अपादान कारक होगा न कि करण कारक, ठीक है ना भाई। तो ऑप्शन नंबर 1 इसमें रहेगा आपके पढ़ रहे हैं, तो जिससे शिक्षा ग्रहण की जा रही है भाई, ठीक है। तो शिक्षा है वो शिक्षक से जा रही छात्र की ओर, तो ये कुछ जाने का या फिर उससे अलग होने का बोध हो रहा है, तो यहाँ पर रहेगा आपके अपादान कारक, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 60 नंबर आपको दे रखा है। निम्न में से किन वाक्यों में संप्रदान कारक है? तो कौन कौन से वाक्य है जिसके अंदर आपके संप्रदान कारक है, तो वो आपको इसमें चयन करके बताना है भाई। तो इसमें सबसे पहले आपको दे रखा है कि सीता रीता के लिए चाय बना रही है। तो सीता है वो रीता के लिए चाय बना रही है, तो इसमें सीता के अंदर है कर्ता कारक, रीता के अंदर है आपके संप्रदान कारक और चाय के अंदर है आपके कर्म कारक। तो इसमें आपको पूछा है कि संप्रदान कारक है, तो आपके ऑप्शन नंबर इसमें 1 जो है इसमें संप्रदान कारक रहेगा। फिर दे रखा आपको माता जी के खातिर दवा लाया हूँ। तो माता जी के खातिर दवा लाया हूँ, तो इसमें आपके माता जी के अंदर है संप्रदान कारक, दवा के अंदर है आपके कर्म कारक, ठीक है। तो इसके अंदर भी आपके संप्रदान कारक रहेगा, तो इसका जो कूट रहेगा वो आ जाएगा 1 और 3, यानी कि ऑप्शन नंबर 3, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 61 आपको दे रखा है। पहलवान ने अपने दो बेटों को अपने हाथों दफनाया। पहलवान ने अपने दो बेटों को अपने हाथों दफनाया, वाक्य में रेखांकित पदों में परसर्ग होगा। तो इसमें रेखांकित जो है एक तो पहलवान के नीचे रेखा की हुई है और एक आपके हाथों के नीचे भी की हुई है, तो इसमें रहेगा पहलवान तो हो जाएगा इसमें आपके कर्ता कारक, ठीक है ना। और जो अपने बच्चे हैं उसके जो बेटे हैं उनके हाथ, मतलब उनके जो हाथ, अपने पहलवान ने अपने हाथों से बेटों को दफनाया है, तो पहलवान के जो हाथ है ना वो इसमें रहेगा आपके करण कारक रहेगा इसके अंदर। हाथों से करण कारक होता है क्योंकि हाथ साधन का कार्य कर रहे थे वहाँ पे, वो कार्य जो है वो दफनाने का जो कार्य है वो हाथों के माध्यम से हुआ था, तो इसमें आ जाएगा आपके करण कारक। तो कर्ता और करण, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 62 नंबर आपको दे रखा है। 62 नंबर दे रखा है, राजा ने भिखारी को भीख दी, वाक्य में रेखांकित पदों के परसर्ग है। तो राजा ने भिखारी को क्या दी भाई? भीख दी। तो एक तो हो गया राजा, एक हो गया भिखारी। तो इसमें आपके मैंने पहले भी कहा था कि कुछ देने का भाव हो लेकिन निस्वार्थ भाव और दान दक्षिणा दी जा रही है, तो वहाँ पर आपके संप्रदान कारक रहेगा। तो राजा ने भिखारी को भीख दिया, तो राजा के अंदर तो हो जाएगा आपके कर्ता कारक, क्योंकि देने का कार्य है और राजा के द्वारा किया जा रहा है। और किस को दे रहे हैं? तो भिखारी को दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? तो भीख दे रहे हैं, क्योंकि वो एक निस्वार्थ भाव से, या फिर ऐसा कह सकते हैं दान दक्षिणा की तरह कह सकते हैं। तो वहाँ पर आपके अगर को चिन्ह भी आया हुआ है तो वहाँ पर हम करण कारक नहीं लेंगे, सॉरी कर्म कारक नहीं लेंगे, वहाँ पर भी अपने कर्ता अपने संप्रदान कारक का प्रयोग करेंगे। जबकि को विभक्ति है वो कर्म कारक की है, ये भी आपको ध्यान रखना है। लेकिन कुछ देने की और वो भी दान दक्षिणा या निस्वार्थ भाव से दिया जा रहा है, तो वहाँ पर को का मतलब होगा संप्रदान कारक। ये दिमाग में बैठा लेना आप, क्योंकि ये क्वेश्चन आएगा आपके पक्का। तो इसमें रहेगा आपके संप्रदान कारक। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है ये इसका बिल्कुल सही हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 63 आपको दे रखा है। पुलिस ने चोर को पकड़ा, वाक्य में रेखांकित पदों में परसर्ग है। तो पुलिस ने चोर को पकड़ा है, तो इसमें आपके पुलिस तो हो जाएगा कर्ता और चोर हो जाएगा इसमें आपके कर्म। किसको पकड़ा? तो चोर को पकड़ा, तो चोर हो गया कर्म और पुलिस हो गया आपके कर्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 64 नंबर आपको दे रखा है। किस वाक्य में कर्म से कर्ता संप्रदान और कर्म कारक नहीं है? तो किस वाक्य के अंदर कर्ता कारक, संप्रदान कारक और कर्म कारक नहीं है, उसका आपको प्रयुक्त करके बताना है, ठीक है ना। तो इसमें जो आपके रहेगा कि गृहिणी ने भिक्षुक को भिक्षा दी,
तो गृहिणी ने भिक्षु को भिक्षा दी है, तो इसमें भी आपके संप्रदान कारक रहेगा। सरकार ने किसानों को मुआवजा दिया, तो सरकार ने किसानों को क्या दिया भाई, मुआवजा दिया, तो इसमें भी कर्ता संप्रदान और रहेगा। सेठ ने गरीबों को कपड़े दिए, तो सेठ ने गरीबों को कपड़े दिए हैं, तो इसके अंदर भी आपके कर्ता संप्रदान और कर्म कारक रहेगा। माँ बच्चे को दूध पिलाती है, तो इसमें माँ के अंदर तो कर्ता कारक हो गया, बच्चे को पिला रही है, तो इसमें आपके कर्म कारक रहेगा भाई। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पिलाने का काम मतलब कर्म किया जा रहा है, तो ये इसमें संप्रदान कारक नहीं होगा। जबकि भिक्षुक को भिक्षा दी जा रही है, तो इसमें कर्म कारक। किसान को मुआवजा मिल रहा है, तो उसको भी कर्म कारक संप्रदान कारक, और इसमें संप्रदान कारक। और गरीबों को कपड़े दिए जा रहे हैं मतलब दान दक्षिणा मान लो, तो इसमें भी आपके संप्रदान कारक होगा। तो इसमें तीनों के अंदर जो है वो एक निस्वार्थ भाव से कोई चीज़ दी जा रही है, तो वहाँ पर तो संप्रदान कारक रहेगा। लेकिन माँ अपने बच्चे को दूध पिला रही है, इसमें आपके कर्म कारक होगा। तो माँ बच्चे को दूध पिलाती है, तो इसमें आपके रहेगा कर्म कारक, यानी कि माँ कर्ता, बच्चा हो गया कर्म कारक, दूध मतलब हो गया कर्म कारक। तो इसमें आपके ये तीनों वाला सीक्वेंस जो है नहीं बैठ रहा है, तो ये हो जाएगा इसका आपके नहीं है। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 65 नंबर आपको दे रखा है। निम्न में से कौन से वाक्यों में अपादान कारक है? तो कौन कौन से वाक्य है जिसके अंदर अपादान कारक है? तो पहला दे रखा है, छात्र खेलकर मैदान में चले गए। छात्र खेलकर मैदान में चले गए, तो इसमें आपका रहेगा अपादान कारक। मैदान से चले गए, सॉरी मैदान में नहीं आएगा इसमें, मैदान से चले गए। ठीक है, थोड़ा इसमें त्रुटि है क्वेश्चन के अंदर। और दूसरा दे रखा है, प्रधानमंत्री चीन से लौट आए, तो चीन से अलग हो गए, तो चीन से लौट आए, इसका मतलब इसमें भी होगा आपके अपादान कारक। फिर दे रखा, बच्चा खिलौने से खेल रहा है, तो खिलौना जो है ये इसमें आपके अपादान कारक नहीं होगा, खिलौने से खेल रहा है, इसका मतलब इसमें होगा कर्म कारक। कर्ण से कर्ण कारक रहेगा भाई, इसमें एक साधन है खेलने का। राधा पेन से लिख रही है, तो लिखने का जो माध्यम है साधन है वो पेन है, तो इसमें भी आपका रहेगा कर्ण कारक। ठीक है, और बच्चा सांप से डर गया, तो बच्चा है वो सांप से डर गया, इसका मतलब सांप से दूर भाग गया वो, तो इसमें भी रहेगा आपके अपादान कारक। तो 1, 2 और 5, 1, 2 और 5 जो है इसमें आपके रहेगा अपादान कारक, तो ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 66 आपको दे रखा है। गंगा हिमालय से निकलती है, वाक्य में रेखांकित पदों में प्रसर्ग है। तो गंगा जो है वो हिमालय से निकलती है, तो इसमें वाक्य में रेखांकित पदों में प्रसर्ग है। तो रेखांकित पद आपको कर रखा हिमालय और गंगा के नीचे। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से कर्ता कारक रहते हैं वो आपको इसमें बताना है। तो इसमें हिमालय, गंगा तो होगी कर्ता, और कहाँ से निकल रही है, तो हिमालय से निकल रही है, यानी कि हिमालय से अलग हो रही है, तो इसमें हो जाएगा आपके अपादान कारक। तो कर्ता कारक और अपादान, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 67 आपको दे रखा है। निम्न में से किस वाक्य में संबंध कारक का प्रयोग नहीं हुआ है? तो संबंध कारक का प्रयोग नहीं हुआ है, तो इसमें आ जाएगा आपके कल से T20 क्रिकेट मैच शुरू होंगे। तो कल से T20 क्रिकेट मैच शुरू होंगे, इसमें आपके संबंध कारक का प्रयोग नहीं हुआ है, ऑप्शन नंबर 1। क्योंकि कल से T20 क्रिकेट मैच शुरू होंगे, जहाँ से कार्य प्रारंभ होते हैं ना, वहाँ पर अपादान कारक होता है। ठीक है, तो इसमें आपके रहेगा संबंध कारक नहीं होकर के अपादान कारक। तो ये भी ध्यान रखना भाई, जहाँ से मैच या फिर कोई भी चीज़ है आरंभ हो रही है, तो वहाँ पे अपादान कारक ही करना है आपको। तो ऑप्शन नंबर 1, जैसे हमने कहा था ना कि गंगा हिमालय से निकलती है, तो हिमालय से प्रारंभ हो रही है भाई, तो वहाँ पर आपके रहेगा अपादान कारक। तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 68 आपको दे रखा है। निम्न में से कौन से वाक्यों में अधिकरण कारक है? तो कौन से वाक्यों में अधिकरण कारक है? तो इसमें आ जाएगा, यहाँ से 5 किलोमीटर पर वन है। यहाँ से 5 किलोमीटर पर वन है, तो ये आपका रहेगा अधिकरण कारक के अंदर। हे प्रभु मुझ पर दया करो, यानी कि सब क्या कहते हैं, ये कहते हैं हे प्रभु मुझ पर दया कर दो, बाकी किसी पे ना करो बस तुम। तो हे प्रभु मुझ पर दया करो, इस पर कोई अधिकरण कारक नहीं है भाई, कि प्रभु ने भी कहा कि नहीं केवल तेरे ऊपर नहीं करूँगा, पूरी पृथ्वी पे दया करेंगे। ठीक है, तो इसमें आपके ये हो जाएगा गलत। वह आपकी शरण में अवश्य आएगा, तो वह आपकी शरण में आएगा, इसका मतलब है अधिकरण कारक। मैं, पे, पर, ये 3 जो है ये अपने अधिकरण कारक की विभक्ति रहती है भाई। अधिकरण मैं, पे, पर, तो शरण में आ रहा है, तो इसका मतलब अधिकरण कारक। और अरे इधर आओ,
किसी को बुला रहा है कि अरे इधर आओ, तो इसमें भी आपके अधिकरण कारक नहीं होगा। और अस्पताल के सामने मेरा घर है, तो किसके सामने, तो अस्पताल के सामने मेरा घर है, तो इसके अंदर भी आपके अधिकरण कारक रहता है। तो 1, 3 और 5, तो 1, 3 और 5 यानी कि ऑप्शन नंबर जो 1 है ये आपके बिल्कुल सही हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 69 आपको दे रखा है। 69 आपको दे रखा है कि निम्न में से किस वाक्य में संबोधन कारक का प्रयोग नहीं हुआ है। तो संबोधन कारक का प्रयोग नहीं हुआ है वो आपको चयन करना है। तो इसमें दे रखा है कि नदी के किनारे साधु बाबा रहते हैं। तो नदी के किनारे साधु बाबा रहते हैं, ये तो एक संबोधन नहीं है, ये तो सीधा एक नॉर्मल वाक्य है। तो नदी के किनारे साधु बाबा रहते हैं, इसमें रहते हैं आपके अधिकरण कारक। कौन सा किनारा, तो नदी का जो किनारा है ना वहाँ पर साधु बाबा रहते हैं, तो वो उनका एक स्थान है या फिर कह सकते हैं अधिकरण कारक हो जाएगा। और बच्चों छत पर मत चढ़ना, ये बच्चों को संबोधन कर रहे हैं कि बच्चों छत पर मत चढ़ना, तो ये आपका रहेगा अधिकरण कारक। देवियों और सज्जनों मतलब पहले इनको संबोधन किया भी, देवियों और सज्जनों, विवेकानंद की नगरी खेजड़ी में आपका स्वागत है, तो ये पहले संबोधन का हो गया। फिर दिया का अरी क्या तुम अभी तक विद्यालय नहीं गई, तो इसमें अरी जो है ये इसमें संबोधन है भाई। तो इस तीनों वाक्यों के अंदर 2, 3, 4 में संबोधन कारक होगा, जबकि पहले ऑप्शन के अंदर संबोधन कारक नहीं रहेगा। तो ऑप्शन नंबर आपका रहेगा 1। 70 नंबर क्वेश्चन देखो, राम ने रावण को बाण से मारा। तो राम ने रावण को बाण से मारा है, तो वाक्य में रेखांकित शब्दों में कर्म से कारक है। तो राम के अंदर आ जाएगा आपके कर्ता कारक। राम ने कर्ण को, तो कर्ता ने कर्म को, और कर्ण से, तो तीनों ही हो गया भाई। राम ने रावण को और बाण से, तो कर्ता ने कर्म को कर्ण से, तो राम तो हो गया कर्ता, रावण हो गया आपने कर्म, और बाण हो गया आपने कर्ण। तो कर्ता कर्म कर्ण, ऑप्शन नंबर 3 जो है वो इसका बिल्कुल सही रहेगा आपके। तो 70 का ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 71 नंबर आपको दे रखा है। कथन 1 दे रखा है, हिंदी में वचन 3 होते हैं। तो हिंदी में वचन कितने होते हैं, हिंदी में वचन 3 होते हैं। और फिर दे रखा कारण दे रखा है कि इसमें व्याकरण में वचन का अर्थ संज्ञा से लिया जाता है, जिसके द्वारा किसी विकारी शब्द की संज्ञा का बोध होता है। तो इसमें आपको जो पहला कथन दे रखा है ना, यही आपके इसमें गलत है, क्योंकि हिंदी के अंदर वचन 3 नहीं होते हैं भाई। हिंदी में तो वचन 2 ही होते हैं, अगर संस्कृत देखा जाए तो उसमें वचन 3 होते हैं। तो हिंदी में वचन 3 होता है, ये पहला ही कथन आपकी गलत हो गया। और व्याकरण में वचन का अर्थ संज्ञा से लिया जाता है, जिसके द्वारा किसी विकारी शब्द की संज्ञा का बोध होता है। तो इसमें आपके ए तो गलत है भाई, आर इसमें आपके सही है, क्योंकि वचन 2 होते हैं आपके, एक वचन और बहुवचन, ठीक है ना। तो इसमें आ जाएगा ए गलत है और आर आपके सही है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो इसका बिल्कुल सही रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 72 आपको दे रखा है। निम्न में से किस विकल्प के सभी शब्द सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। तो कौन सा विकल्प है जिसके सभी शब्द है वो सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। तो इसमें आ जाएगा आपके आंसू, हस्ताक्षर और आदरणीय। तो आंसू, हस्ताक्षर और आदरणीय जो है ये हमेशा ध्यान रखना बहुवचन के अंदर ही प्रयुक्त होते हैं भाई, ठीक है। और इसके अलावा और देखा जाए तो इसमें जैसे आप है, दाम है, समाचार है, बाल है, लोग है, हास है और चाल, हाल चाल है, ये सब मतलब ऐसे होते हैं जैसे बहुवचन में ही प्रयुक्त होते हैं सदैव, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 73 आपको दे रखा है। निम्न में से किस विकल्प के सभी शब्द सदैव एक वचन में प्रयुक्त होते हैं। तो सभी शब्द सदैव एक वचन में प्रयुक्त होते हैं, तो इसमें आ जाएगा आपके प्रजा है, दूध है, गुलाब है, ये सब सदैव एक वचन के अंदर ही प्रयुक्त होते हैं भाई। तो ऑप्शन नंबर 1 प्रजा, दूध, गुलाब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, और इसके अलावा और देखा जाए जैसे सोना है, चांदी है, लोहा है, स्टील है और जनता है, आग है, आकाश है, घी है, सत्य है, ये सब भी क्या होते हैं, सभी एक वचन होते हैं हमेशा। तो ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 74 आपको दे रखा है। निम्न में से एक वचन से बहुवचन के संदर्भ में असंगत युग्म है। तो एक वचन दे रखा है, सामने दे रखी बहुवचन, आपको बताना है कि असंगत युग्म कौन सा है। तो नारी का हो गया नारियाँ, पाठक का हो गया पाठक वर्ग, चिड़िया का हो गया चिड़िया, चंद्रबिंदु लग गया पीछे, और लोग का हो गया लोगों। तो लोग का लोगों नहीं होता है भाई, क्योंकि इसका एक वचन रूप नहीं होता है, ये सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होता है लोग।
तो इसका आपके हो जाएगा असंगत, लोग का लोग ही रहेगा भाई, ठीक है ना। एक वचन बहुवचन दोनों रूप सेम ही है, इसमें लोग का लोग ही रहता है। नेक्स्ट देखो भाई 75 आपको दे रखा है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो निम्न कथनों पर विचार करना आपको और बताना है कि कौन से कथन इसमें असंगत युग्म है। असंगत युग्म या फिर संगत युग्म पूछा है, तो इसमें आपके असंगत युग्म पूछा है और नीचे कथन आपको दे रखे हैं भाई। तो 75 में कुछ कथन दे रखे हैं, पढ़ते हैं। देखो पहला दे रखा है कि वधुए, बहुए, वस्तुए शब्द एक वचन से बहुवचन रूप है। तो एक वचन से बहुवचन रूप है, ये आपकी बिल्कुल सही बात है। दूसरा दे रखा हस्ताक्षरों, समाचारों, दर्शनों शब्द एक वचन से बहुवचन रूप है। एक वचन से बहुवचन रूप है, तो ये कथन आपकी गलत है भाई, ठीक है ना। तो ये कथन हो गया आपकी गलत या असंगत। तीसरा दे रखा सोना, चांदी, तांबा शब्द बहुवचन से बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। तो सोना, चांदी, तांबा, स्टील अभी मैंने बताया आपको, ये सभी एक वचन में प्रयुक्त होते हैं, तो ये भी हो गया आपके असंगत। याचनाएं, पुस्तकें, रोटियां एक वचन से बहुवचन रूप है, तो ये भी आपके बिल्कुल सही है, पहला सही है और चौथा सही है भाई। लेकिन आपको पूछा असंगत का, तो 2 और 3, 2 और 3 जो है वो आपके इसमें रहेगा असंगत, तो ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 76 आपको दे रखा है, वचन के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो वचन के बारे में कुछ कथन दे रखे हैं, इस पर आपको विचार करना है और कौन सा कथन असत्य कथन नहीं है। असत्य नहीं है इसका मतलब सत्य कथन है, तो सत्य कथन का आपको चयन करके बताना है भाई। सबसे पहले दे रखा कुछ संज्ञा शब्द सदैव एक वचन और कुछ सदैव बहुवचन होते हैं, तो बिल्कुल सही बात है। अधिकतर संज्ञा शब्द एक वचन से बहुवचन रूप में परिवर्तित होते हैं। तो अधिकतर जो संज्ञा शब्द होते हैं ना, वो एक वचन से बहुवचन में प्रयुक्त या परिवर्तित होते हैं भाई, ये भी बात बिल्कुल आपकी सही है। तीसरा दे रखा वाक्य में वचन की पहचान केवल क्रिया द्वारा होती है। तो वाक्य में वचन की पहचान केवल क्रिया द्वारा होती है, ये कथन आपकी गलत है भाई। इसके कारण विकारी शब्दों में रूपांतरण होता है, तो ये भी आपके बिल्कुल सही है। तो इसमें आपको पूछा कौन सा कथन असत्य कथन नहीं है, मतलब सत्य कथन है। तो 1, 3, 1, 2 और 4, क्योंकि तीसरा असत्य कथन है भाई, तो इसमें आपके आ जाएगा 1, 3, 1, 2 और 4, 1, 2, 4 यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो है ये आपकी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्योंकि विकारी शब्द जैसे इसमें रहता है आपके संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रियापद के रूप में वचन की जो पहचान होती है ना, वो विकारी शब्द रहते हैं, जो वचन की पहचान करते हैं उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 77 आपको दे रखा है, निम्न में से किस वाक्य में संज्ञा बहुवचन रूप में प्रयुक्त हुई है। तो निम्न में से किस वाक्य में संज्ञा बहुवचन रूप में प्रयुक्त हुई है, तो इसमें आ जाएगा लड़के गाना गा रहे, लड़के गाना गा रहे थे, तो इसमें आपके रहेगा बहुवचन रूप, ठीक है। क्योंकि संज्ञा के द्वारा बहुवचन की पहचान लड़के जो है ना, ये इसका आपके बहुवचन रहेगा। तो हमेशा एक वचन है या बहुवचन है, इसका पता लगाने के लिए आपको संज्ञा देख लेनी भाई। संज्ञा यानी कि जो आपके शुरुआत में जो आती है वो संज्ञा ही होती है। तो लड़के गाना गा रहे थे, तो इसमें आपके रहेगा बहुवचन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 78 आपको दे रखा है, निम्न में से कौन सा शब्द वचन की दृष्टि से परिवर्तनीय है। मतलब कौन सा शब्द है जो कि आपके वचन की दृष्टि से परिवर्तनीय है। तो इसमें आपके रहेगा जनता तो नहीं होगी, वर्षा भी नहीं होगी, जो नदी है इसका आप नदियाँ कर सकते हैं, कचरे का तो कचरा ही रहेगा भाई। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है ये आपके वचन की दृष्टि से परिवर्तनीय है, क्योंकि नदी को आप नदियाँ कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 79 आपको दे रखा है, निम्न में से दवाई का बहुवचन रूप है। तो दवाई का जो बहुवचन रूप है, इसमें आपके दवाई का आ जाएगा दवाइयाँ, यानी कि ई या छोटी हो जाएगी और या के अंदर ऊपर चंद्र बिंदु लग जाएगा भाई। तो ऑप्शन नंबर 3। जबकि जितने भी दवाइयों की दुकानें होती है ना, उस पर ये दवाइयाँ लिखा होता है भाई, जो कि आपके गलत वर्तनी की दृष्टि से गलत है वो, और सही वर्तनी होती है वो ये रहती है दवाइयाँ, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 80 नंबर आपको दे रखा है, निम्न में से कौन से शब्द एक वचन व बहुवचन दोनों में प्रयुक्त होते हैं। तो एक वचन व बहुवचन दोनों में प्रयुक्त होते हैं, तो वो आ जाएगा आपके तेवर व आप। तेवर और आप जो है ये हमेशा एक वचन व बहुवचन दोनों में प्रयुक्त होते हैं भाई। तो ऑप्शन नंबर 1।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 81 आपको दे रखा है, इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द स्त्रीलिंग है। तो किस विकल्प के सभी शब्द स्त्रीलिंग है, तो इसमें आ जाएगा आपके इमली, चांदी और सुता। इमली, चांदी और जो सुता है, ये तीनों के तीनों शब्द आपके स्त्रीलिंग शब्द रहते हैं। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 82 आपको दे रखा है, इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। मतलब किस विकल्प के सभी शब्द है स्त्रीलिंग नहीं है, तो वो आपको इसमें बताना है। तो इसमें रहेगा आपके नींबू, दही और केला, ये सभी है वो स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 83 आपको दे रखा है, 83 में आपको दे रखा है कि इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द पुल्लिंग है। तो किस विकल्प के सभी शब्द पुल्लिंग है, तो इसमें आ जाएगा आपके कबूतर, खरगोश और चीता। ऑप्शन नंबर 1, कबूतर, खरगोश और चीता। ऑप्शन नंबर रहेगा आपके इसमें 1। और इसके अलावा अगर और देखा जाए तो पुल्लिंग शब्द में रहता है जैसे कबूतर है, खरगोश है, चित्ता है, पुरुष है, आदमी है, मनुष्य है, लड़का है, शेर है, हाथी है, कुत्ता है, घोड़ा है, बैल है, ये सब आपके रहते हैं पुल्लिंग शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 84 आपको दे रखा है, निम्न में से किस विकल्प में सभी शब्द पुल्लिंग है। तो कौन सा विकल्प है जिसके अंदर सभी शब्द पुल्लिंग है, तो इसमें आपके रहेगा पक्षी, ननिहाल और पानी। ऑप्शन नंबर 4 जो है इसमें सभी आपके रहते हैं पुल्लिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 85 आपको दे रखा है, इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द स्त्रीलिंग है। तो किस विकल्प के सभी शब्द स्त्रीलिंग है, तो इसमें आ जाएगा आपके चील, नाक और कोयल, ये तीनों के तीनों आपके स्त्रीलिंग शब्द रहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 86 आपको दे रखा है, केवल पुल्लिंग शब्दों का समूह कौन सा है। तो केवल पुल्लिंग शब्दों का जो समूह है वो रहता है आपके बचपन, राष्ट्र और भाषण, यानी कि ऑप्शन नंबर 4, ये आपके सभी के सभी शब्द पुल्लिंग शब्दों का समूह रहता है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 87 आपको दे रखा है, केवल स्त्रीलिंग शब्दों का समूह कौन सा है। तो केवल स्त्रीलिंग शब्दों का जो समूह रहता है वो इसमें रहेगा आपके मिठास, कड़वाहट और उदासी। ऑप्शन नंबर 3 जो है ये आपके स्त्रीलिंग शब्दों का समूह रहता है भाई। तो ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 88 आपको दे रखा है, निम्न में से किस विकल्प में सभी शब्द पुल्लिंग है। तो किस विकल्प में सभी शब्द पुल्लिंग है, तो इसमें आपके आ जाएगा समूह, कुटुंब और प्रिय, इसके अंदर तीनों शब्द है वो आपके पुल्लिंग शब्द रहते हैं। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 89 आपको दे रखा है, निम्न में से कौन सा शब्द है वो स्त्रीलिंग नहीं है। तो कौन सा शब्द है जो कि स्त्रीलिंग नहीं है, तो इसमें आपका आ जाएगा एकांकी जो है ये आपके स्त्रीलिंग शब्द नहीं है भाई। तो ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 90 नंबर क्वेश्चन आपको दे रखा है, निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। तो कौन सा शब्द पुल्लिंग है, इसमें आ जाएगा हिमाद्री। हिमाद्री जो है ये आपके इसमें पुल्लिंग शब्द रहता है। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जैसे हिमाद्री है, राष्ट्र है, भाषण है, पक्षी है, ननियाल है, ये सब आपके पुल्लिंग शब्दों के अंतर्गत आते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा 91 नंबर, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान कारक के डैश 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 उदाहरणों की पहचान इसी क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो आपको कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान और अपादान कारक जो है इनके आधार पर आपको इन जो नीचे उदाहरण दे रखे हैं इनको आपको क्रम वाइज व्यवस्थित करना है भाई। तो सबसे पहले दे रखा आपको कर्ता कारक। तो कर्ता, तो इसमें कर्ता में रहेगा आपके कि पक्षी उड़ता है, जो पक्षी है इसमें आपका रहेगा कर्ता कारक, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर 1 हो गया आपके कर्ता कारक। फिर दे रखा है कि श्याम गेंद से खेलता है। तो श्याम है वो किससे खेलता है भाई, तो पहले हो गया कर्ता कारक। और फिर दे रखा है श्याम गेंद से खेलता है। तो श्याम गेंद से खेलता है, तो से खेलना मतलब कर्ता ने कर्म को करण से, तो गेंद इसके अंदर माध्यम है खेलने का, तो इसमें आएगा करण कारक, यानी कि इसमें रहेगा आपके करण। फिर दे रखा आपको वृक्ष से पत्ता गिरता है। तो वृक्ष से पत्ता गिरता है, तो इसका हो जाएगा आपके अपादान कारक, ठीक है ना। तो करण मतलब इसमें वृक्ष से पत्ता गिरता है मतलब पत्ता अलग हो गया भाई, तो इसमें आपका रहेगा अपादान कारक, ठीक है ना। राहुल ने चोर को पकड़ा। तो राहुल ने किसको पकड़ा, चोर को पकड़ा। तो कर्ता ने कर्म को,
तो इसमें रहेगा आपके कर्म कारक। तो कर्म कारक, हम पढ़ने के लिए स्कूल जाते हैं। हम किस लिए जाते हैं, मतलब कुछ पाने के लिए, तो पाना मतलब संप्रदान कारक। तो इसमें पढ़ने के लिए, तो संप्रदान के लिए, इसमें रहेगा आपके संप्रदान कारक। और आपको बोला है कि आपको इसमें कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान व्यवस्था करना है। तो कर्ता हो गया 1 नंबर, कर्म हो गया आपके 4 नंबर, और कर्ता कर्म करण, करण हो गया आपके 2 नंबर, और संप्रदान हो गया आपके 5 नंबर, अपादान हो गया आपके 3 नंबर। तो ये इसका रहेगा करण 1 4 2 5 3। तो 1 4 2 5 3, तो 1 4 2 5 3 यानी ऑप्शन नंबर 4 जो है ये इसका बिल्कुल सही रहेगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 92 आपको दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन से शब्द स्त्रीलिंग है। तो निम्नलिखित में से कौन से शब्द है जो कि आपकी स्त्रीलिंग है। तो इसमें आपके रहेगा कि जो आपको दे रखा है, एक तो संतान स्त्रीलिंग रहती है, और सवारी ये भी आपकी स्त्रीलिंग रहती है, यानी कि 4 और 5। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है ये आपके रहेगा इसमें स्त्रीलिंग शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 93 आपको दे रखा है कि इनमें से असत्य कथन की पहचान कीजिए। तो पहला कथन आपको दे रखा है कि पुल्लिंग संज्ञा के अकारांत को एकारांत कर देने से बहुवचन बनता है, जो कि आपकी बिल्कुल सही बात है। दूसरा दे रखा है प्रत्येक तथा हर एक का प्रयोग सदा बहुवचन में होता है। हम कहते हैं ना कि प्रत्येक बच्चा जाएगा, प्रत्येक जाएगा मतलब क्लास में 30 बच्चा है तो 30 के 30 जाएंगे, तो बहुवचन हो गया भाई। तो इसमें आपके प्रत्येक और हर एक का प्रयोग सदा बहुवचन में होता है, ये कथन भी आपके सत्य है। फिर दे रखा भाववाचक तथा गुणवाचक संज्ञा का प्रयोग एक वचन में होता है, लेकिन जहाँ संज्ञा या प्रकार का बोध हो वहाँ पर गुणवाचक भाववाचक संज्ञा बहुवचन में भी प्रयुक्त हो सकती है। तो ये कथन भी आपके बिल्कुल सही है। तो 1 2 3 और सही है। 4 नंबर दे रखा आपको, प्राण आंसू होठ इत्यादि शब्दों का प्रयोग हिंदी में बहुवचन में होता है। तो ये भी आपके सही है। और द्रव्यवाचक संज्ञाओं का सदा बहुवचन में ही प्रयोग करते हैं। तो ये कथन भी आपके सही है। तो इस क्वेश्चन के अंदर कोई भी कथन असत्य नहीं है भाई। तो इसमें आपके जो ऑप्शन दे रखे हैं उसमें देख लो। तो इसमें कुछ दे रखा है तो इसमें आपको करना है, एक भी आंसर है वो इसमें गलत नहीं होगा, ठीक है। एक और इसमें जोड़ो और सभी सत्य है, सभी सत्य है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 94 आपको दे रखा है रेफरेंस शब्द का हिंदी परिभाषिक रूप नहीं है। तो रेफरेंस शब्द का हिंदी जो परिभाषिक रूप नहीं है वो इसमें आपके रहेगा परामर्श। परामर्श नहीं है, जबकि संदर्भ होता है, हवाला होता है, निर्देश होते हैं। तो इसमें आपको जाएगा ऑप्शन नंबर 3, परामर्श जो है ये अपने रेफरेंस शब्द का हिंदी परिभाषिक रूप नहीं रहता भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 95 आपको दे रखा है रेगुलेशन। तो रेगुलेशन शब्द का सही हिंदी परिभाषिक रूप है। तो रेगुलेशन का जो सही हिंदी परिभाषिक रूप रहता है वो आ जाएगा आपके विनियमन, ठीक है ना। इसका रहेगा विनियमन, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 96 आपको दे रखा है सुपरसेड शब्द का सही हिंदी परिभाषिक रूप होगा। तो इसका रहेगा आपके अतिक्रमण करना। अतिक्रमण करना यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका रहेगा आपके सुपरसेड, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 97 आपको दे रखा है वह काव्य जिसमें पद्य व गद्य मिश्रित हो वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द होगा। तो गद्य और पद्य दोनों अगर मिक्स हो रहे हैं तो उसे हम कहते हैं चंपू शैली। क्या कहते हैं भाई, उसे चंपू शैली के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 98 आपको दे रखा है जो गुप्त रूप से निवास कर रहा हो वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द होगा। जो गुप्त रूप से निवास कर रहा हो उसे कहते हैं छद्मवासी। क्या कहते हैं भाई, छद्मवासी कहते हैं, यानी कि जो गुप्त रूप से रहता है उसे कहते हैं छद्मवासी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 99 आपको दे रखा है किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है। तो अमावस्यरी रात इसको निषिद्ध नहीं कहते हैं, अमावस की रात को कहते हैं कुहू। क्या कहते हैं, कुहू कहते हैं भाई। अमावस की रात होती है उसको कहते हैं कुहू, जबकि जो काल कवलित नहीं होता है उसकी कालजयी कहते हैं। जिसने संकल्प कर रखा हो उसका होता कृत संकल्प, और पहले से चली आ रही परंपरा का अनुपालन करने वाला तो गतानुगतिक। ये सभी सही है, ऑप्शन नंबर जो 1 था ये आपके सार्थक नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 100 नंबर आपको दे रखा है
किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है? तो सार्थक नहीं है उसका आपको चयन करना है। तो अपने काम के बारे में कुछ निश्चय न करने वाला, किम कर्तव्य विमूढ़, तो ये बिल्कुल सही है। स्वयं के प्रति अरुचि का भाव, तो इसमें दुर्भिग्रह नहीं होता है। स्वयं के प्रति अरुचि का भाव मतलब उसे कहते हैं गलानी। क्या कहते हैं भाई? गलानी। हम कहते हैं ना मुझे गिल्टी फील हो रहा है, इनकी गलानी। तो अरुचि का भाव मतलब हो गया आपकी गलानी। तो ये आपके रहेगा ऑप्शन नंबर 2 सार्थक नहीं है। और वे खेत जहाँ केवल वर्षा का जल उपलब्ध होता है उसे कहते हैं देव मातृक। और वह राजकीय धन जो किसानों की सहायता हेतु दिया जाता है इसे कहते हैं आपके तकाबी। तो ये भी आपकी सही है। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। तो ये था भाई आपके कलाम अकेडमी का एसआई भर्ती परीक्षा के लिए जो आपके हिंदी का माइनर टेस्ट नंबर 7 उसका पेपर सॉल्यूशन। अगर अच्छा लगा हो पेपर सॉल्यूशन तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, क्योंकि इस चैनल पर मैं आपको एसआई भर्ती परीक्षा के लगभग मेरा टारगेट 50 से लेकर 60 टेस्ट सीरीज़ के पेपर है वो सॉल्व करवाना है भाई। चाहे वो कलाम अकेडमी हो, चाहे वो उत्कर्ष क्लासेज हो, चाहे वो श्रमिक अकेडमी हो, चाहे वो स्प्रिंग बोर्ड हो, इन सभी कोचिंगों के कुल मिलाकर 50 से लेकर 60 टेस्ट पेपर सॉल्व करवाने का मेरा टारगेट है। तो आप सबका इसमें सहयोग चाहिए। आप बस इतना सहयोग कर दो कि चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बहुत ज़्यादा सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप ग्रुपों के अंदर, टेलीग्राम ग्रुपों के अंदर सब जगह शेयर कर दो और सब्सक्राइब बढ़ा दो आप, ठीक है। फिर मैं आपके टेस्टों की अब कमी रखूँगा ही नहीं भाई, सारे टेस्ट सीरीज़ के पेपर है वो सॉल्व करवा दूँगा, ठीक है ना। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच।